आज तीसरा दिन था। कनक के माँ बाबूजी और भैया को गए। कनक की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। आंसू बह बह कर शेष हो चुके थे। रत्ना एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही थी। कनक की प्यारी खूबसूरत छोटी बहन, कितनी अल्हड़ और कैसी नादान। सदा हंसने हंसाने वाली रत्ना जब पिछले वर्ष ब्याह करके ससुराल गई तो घर क्या, पूरा गांव ही सूना हो गया था। शादी को 4 वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए थे कि कनक के पति दुर्घटना में चल बसे। जिस व्यक्ति ने विधवा शब्द की रचना की, उसने स्त्री के दुर्भाग्य का प्रथम परिच्छेद लिख दिया था। यह घोर अन्याय ही था कि क्रिया किसी और की हो और विशेषण किसी और पर लगे। मरे पुरुष को मृतक कहना ही पर्याप्त न था, उसकी पत्नी पर विधवा का लेबल और लगाया गया। 1 साल ससुराल में कैसे कटा, इसकी भयावहता कनक के अतिरिक्त कौन समझ सकता है। यंत्रणा का अंत नहीं था। जब यह बहु नामधारी जीव उनके किसी काम की नहीं रही तो किसी सामान की तरह उसे मायके में पटक गए। पति को असमय खा जाने वाली तथा दोनों वक्त में पसेरी अन्न खाने वाली उस कुल्टा के लिए उनकी चारदीवारी में अब कहीं स्थान नहीं था। अपने ही हांड मास से बनी दुखियारी विधवा परित्यक्ता पुत्री को उस वक्त सहने के अतिरिक्त उसके माँ बाप के पास चारा भी क्या था। धीरे धीरे 2 मुट्ठी धान के बदले पूरे घर के काम का बोझ कनक के निर्बल कंधों पर डालकर सभी निश्चिंत हो गए। तब रत्ना ने, कनक की उस नन्ही बहन ने कितना सहारा दिया था उसे। कनक के बदले वह जब तब माँ से उलझ पड़ती। उस नादान किशोरी की बातों पर ध्यान देने का समय किसे था और ज़रूरत भी क्या थी। दुखी विधवा के सुलगते घावों पर माँ बाप, पास पड़ोस वाले जब तब नमक छिड़कते रहते और कनक बेबस अपनी कोठरी में घुसकर आंखों में कुछ गिरने का बहाना करती। दिन भर आंसू बहाकर उनके घर का अमंगल करने के सिवा कलमुही कनक और कर ही क्या सकती थी। दोनों वक्त भरपेट खाने वाली अभागी कनक को तकलीफ क्या हो सकती थी। कभी कभी रत्ना अपनी माँ की साड़ी के साथ कनक की सफ़ेद साड़ी में कलफ लगाकर इस्त्री कर देती। कनक रत्ना को रोकती और तब माँ कनक को कुछ ना कहकर भी सुलगती नज़रों से घूरती और चीर कर रख देती। कनक अंदर ही अंदर सिमट कर रह जाती। किसी शुभ कार्य में कनक कभी सामने नहीं पड़ती। माँ अपने हाव भाव से बहुत कुछ कह जाती थी। रत्ना की विदाई पर कनक उससे लिपट कर रोना चाहती थी, मगर उसे यह छूट नहीं थी। तभी अचानक जैसे कहर टूट पड़ा। 4 दिन पहले ही कनक की प्यारी बहन रत्ना के पति की सांप डसने से तत्काल मृत्यु हो गई थी और वह नादान मासूम अपने पति के साथ चिता पर चढ़ गई। इस घटना ने आसपास के समूचे इलाके को आंदोलित कर दिया था। कनक के माँ, पिताजी और भैया रत्ना के ससुराल गए थे, प्रसवा भाभी को कनक के भरोसे छोड़कर। कनक के पिताजी और माँ के चेहरे अनोखे तेज से चमक रहे थे। वह पुत्री दामाद के मरने की खबर नहीं थी, पिता का नाम रोशन कर देने वाली शुभ सूचना थी। 4 दिन पूर्व जब बैठक में रत्ना के ससुराल के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी तो कनक स्वयं को रोक नहीं पाई और दहाड़ मार कर रो उठी। और तब माँ ने कठोरता से उसके मुंह पर रखे हाथों को झटक कर कहा था, कलमुही, यह क्या रोने का वक्त है। तुझसे बेहाया नहीं थी वह, बड़ी आन वाली थी मेरी रत्ना, नाम अमर कर गई हमारा। ये सुनकर हतप्रभ रह गई थी कनक। बच्चे की जरा सी उंगली भी जल जाए तो माँ मुंह से ममतामयी हवा देकर ताप हरने की तत्परता में तड़प उठती है। यहाँ तो समूची जीती जागती जल जाने वाली फूल सी बेटी के दुख से जिसका कलेजा काँप नहीं उठा, कैसी माँ थी वो। उल्टे कनक को बेहाया कह रही थी। सच, कनक बेहाया ही तो थी जो इतने अपमान को सह कर भी जी रही थी। कनक की मासूम बहन ने ऐसा कठोर निर्णय किस तरह ले लिया होगा। वो तो कनक से सदा कहती रहती, जीजी क्यों उदास रहती हो, जो हुआ उसमें आखिर तुम्हारा क्या दोष था। उसने वर्षों अदृश्य चिता पर बैठी अभागी बहन की धुआं धुआं होती जिंदगी देखी थी। ससुराल वालों का अत्याचार और मायके वालों का तिरस्कार भी देखा था। विधवा शब्द और वैधव्य की भयावह कल्पना का भय उसके मन में गहरे जाकर बैठ गया था। बहन के जीवन की त्रासदी की मूक दर्शक बनी। तिल तिल कर जलने से अच्छा एक बार में जल जाने में ही उसने अपनी बेहतरी समझी। पिछली बार आई थी तो कह रही थी, जीजी, हमारे समाज की औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है।
अब देखो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ क्या किया। और तो और हमारी माँ का दिल भी कैसा पत्थर का निकला। और मेरी सास की बात भी सुनो, एल्बम में लगी तुम्हारी तस्वीर को निकाल फेंका। कहने लगी यह अपशगुनी का फ़ोटो क्यों लगा रखा है। विधवा बहन के अपशगुनी चित्र को उतार कर फेंकने वाली वह सास अपनी विधवा पुत्रवधू को निश्चय ही कनक की तरह अपने घर से बाहर निकाल फेंकने में कभी विलंब न करती। इसी भय के मारे ही तो रत्ना ने, जीजी, कनक जीजी जल्दी आइए। भाभी की जोर की कराहे सुनकर चौंक पड़ी कनक भागकर उसके पास गई तो देखा वो तड़प रही है। लगता है प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। घबराहट के कारण कनक के हाथ पांव फूल गए। माँ तो अभी सप्ताह भर आने वाली नहीं थी। रत्ना के 13वीं पर होने वाले महा उत्सव के आगे बहू की चिंता भला कौन सी यशस्वी सास रखती है। पड़ोस की दाई को बुला लाई कनक। कनक, बहू तो बहुत कमज़ोर है, तकलीफ़ भी बढ़ रही है, डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर को कौन लाएगा। कनक चेतना शून्य होने लगी। पास पड़ोस तो क्या, गांव के प्रायः सभी पुरुष रत्ना के गांव गए हुए थे। अब क्या करती कनक। भाभी की दर्द भरी कराहें सुनी नहीं जा रही थी। जीजी, अब क्या होगा जीजी, मैं क्या करूं। धीरज रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। कनक ने बोला। नहीं जीजी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। वह सिसकने लगी। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दाई को भाभी के पास बिठाकर बदहवास से कनक पास पड़ोस में मदद की गुहार लगाने के लिए दौड़ पड़ी। कोई नहीं दिखा तो खुद ही टॉर्च लेकर डॉक्टर को लाने दौड़ पड़ी। डॉक्टर कनक की बदहवास हालत देखकर सब कुछ समझ गया और तत्परता से निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर बदहवास सी खड़ी दाई को घेरे पड़ोस की औरतों को देखकर कनक का कलेजा बैठ गया। अनिष्ट की आशंका से कनक की रूह कांप उठी। दाई ने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं बचा बेटी। बहू और बच्चा दोनों ही चल बसे। धम्म से वहीं पर बैठ गई कनक। 4 दिन से भूखी प्यासी रोती कलपती कनक की धड़कनें अब कनक का साथ छोड़ने लगी थी और वह चेतना शून्य सी वहीं लुढ़क पड़ी। बीच बीच में कनक को होश भी आता तो ना जाने वह क्या क्या उलूल जुलूल बककर पुनः होश खो बैठती। भाभी, तुम भी चली गई, अब तुम्हारे साथ भैया भी सता होगा, सता। रत्ना देख, तूने माँ की कोख रोशन कर दी, अब भैया भी पीछे नहीं रहेगा, सता होगा। पर मैं कनक सदा से अभागी बेहाया हूँ। दाई कनक को संभालने और समझाने की निरर्थक चेष्टा कर रही थी। कनक के माँ बाबूजी भैया आए तो उन्हें यह मनहूस खबर मिली। ठगे से रह गए। कनक ने हौले से आंखें खोली और हंस पड़ी व्यंग से, आक्रोश से, अंतहीन दुख से, जो अपनी संपूर्ण सीमाएं तोड़ चुका था। कनक का अंतर्मन जल रहा था, रोम रोम में आग धधक रही थी। माँ ने कनक के अश्रुधुलित मुंह को अपने हाथ से कसकर बंद कर दिया। पागल हो गई है क्या, बंद कर अपनी बकवास। तेरे पास छोड़कर गई थी उसको तो और क्या होता, तेरी तो छाया ही मनहूस है। भौचक्की रह गई कनक। क्या अब भाभी के मौत की जिम्मेदार भी कनक थी। प्रसवा कमजोर बहू को कनक जैसी अनुभवहीन के पास छोड़कर जाना उनकी अमानवीयता नहीं थी। महीने भर बाद ही भाई के विवाह के लिए पुनः रिश्ते आने लगे तो कनक विचलित हो उठी। कहीं जाना नहीं पड़ा था। एक ही घर में विधाता ने समाज की वास्तविकता का खांचा खींच कर धर दिया था। सती पुत्री के यशस्वी परिवार से रिश्ता जोड़ने को उतावले लोग कदाचित या भूल गए थे कि अपनी बहू को खुद इन्होंने अपनी लापरवाही से मार दिया और एक बेटी को जीवित रहते प्रताड़ना का दंश देकर मृत प्राय कर रखा है और दूसरी इसी भय के कारण मुक्ति पा गई थी। कैसा त्रिकोण था, कैसी त्रासदी थी। सती होने के पीछे कितनी कितनी अंतर्वेदनाओं की गंगा बहती है, इसे कौन जान सकता है।